हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार आपका इजी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि आखिर केमिकल इक्वेशन का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमें देता है, व्हाट इंफॉर्मेशन कॉन्वे अ केमिकल इक्वेशन। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान चुके हैं कि आखिर केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, हाउ कैन यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कीजिएगा, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ कैन यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए, सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन जानते हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसका? किसी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। इसलिए कहा गया कि केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल reaction. This is written in terms of symbol and molecular formula. यहाँ पर symbol is used for an element and the molecular formula is used for a compound. यहाँ पर हम symbol का यूज किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और molecular formula का यूज किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। अब सोचिए, अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जो देखिए आखिर बैलेंसिंग का मतलब क्या है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना है, उसका सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में इंडिकेट करना है। इसी को हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है, केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, आपस में रिएक्ट करता है। ये रिएक्टेंट जो है जो आपस में रिएक्ट करता है, इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट का मतलब कहता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद जिस केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी ये रिएक्ट करने के बाद, रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने के बाद जिस केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं इस केमिकल इक्वेशन में, इस रिएक्टेंट में जो केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में इंडिकेट करते हैं, सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में इंडिकेट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसे भी हम क्या करते हैं, सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसी कारण क्योंकि जब इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यही क्या करता है, इस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देता है। और इसी कारण कहा जाता है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अब सोचिए, जब इस केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर ये KClO3 है, फॉर्म क्या करता है, KCl फॉर्म करता है, +O2 फॉर्म करता है, ठीक है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब इस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में इंडिकेट कर दिए तो इंडिकेट करने के बाद हम क्या देखते हैं, कि जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम मौजूद है केमिकल स्पीशीज का, अगर उतना ही नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट साइड नहीं होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल टू द total number of atoms of reactants are not equal to the total number of atoms of product, ठीक है, then it's said to be unbalanced chemical equation, ठीक है। तो मतलब सिर्फ इतना समझना क्या है कि जब रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम होता है
अगर उतना नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट साइड नहीं है तो इसको कहा था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड, और अगर टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड अगर प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम से बराबर हो जाए देन इट्स सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तब इससे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यानी हमें क्या याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, ठीक है, we have to do total number of atoms of reactant side is equal to the total number of atoms of product side। हमें क्या करना है, दोनों तरफ के नंबर एटम को इक्वल करना है, ठीक है। जब इक्वल हो गया तब इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाउ कैन यू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी इसी को हम केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों तरफ के एटम को क्या करना है, बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड कितना आइटम है, प्रोडक्ट साइड कितना आइटम है, इन दोनों तरफ के नंबर आइटम को हमें इक्वलाइज करना है। अब कैसे इक्वलाइज करना है, इसी के बारे में हमें हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में जानना है, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ चुके होंगे कि बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितना नंबर ऑफ एटम है उन सभी नंबर ऑफ एटम्स को आपस में इक्वलाइज करना, ठीक है। यानी जितना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड हमें क्या करना है, लाना है, ठीक है। उससे क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत से मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, बहुत से मेथड का यूज करते हैं, और इन सभी मेथड का यूज करके हम किसी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। वो सब मेथड क्या है, तो देखिए यहाँ पर देयर आर सो मेनी मेथड दिस इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। दिस मेथड्स आर, कौन सा मेथड है, तो एक मेथड जो है सबसे पहला मेथड कहता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे पहला मेथड क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। सेकेंड मेथड क्या है, पार्शियल इक्वेशन मेथड, नंबर थर्ड क्या है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और नंबर 4 जो आपका मेथड है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, ठीक है। यानी इन सब मेथड का यूज करके हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बहुत सा मेथड है, उसमें सबसे पहला मेथड क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, ठीक है। तो आज हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हीट और ट्रायल मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड, अगर इसको सिंपली कहा जाए तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इसे अनुमान के द्वारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बस उसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जब किसी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, ये केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। इस केमिकल इक्वेशन में हाँ, अगर कहा है कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को बैलेंस करने के लिए हम किसी नंबर वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या कि यहाँ पर 2 नंबर का यूज कर रहे हैं, 3 का यूज कर रहे हैं, हाँ। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंबल के आगे, ठीक है, किसी नंबर का यूज करते हैं। उस नंबर को हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का नाम देते हैं, ठीक है। उस नंबर को क्या करते हैं, हम कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना याद है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें क्या करना है, बैलेंस करते समय
फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जो फार्मूला केमिकल इक्वेशन में दिया हुआ है उस फार्मूला को हमें चेंज नहीं करना है। हमें चेंज किसको करना है? केवल उसके कोफिशिएंट को चेंज करना है। उसके कोफिशिएंट में चेंज करके हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब दोनों तरफ के एटम को इक्वलाइज करना है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशन में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस सिंबल का यूज किया गया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। चेंजिंग जब भी करेंगे किसमें करेंगे? कोफिशिएंट में करेंगे। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो अब करें हीट एंड ट्राई मेथड का मतलब क्या है कि अनुमान के द्वारा, ठीक है, अनुमान के द्वारा हमें क्या करना है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुमान का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिए। अभी पता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट में चेंजिंग करेंगे, यानी यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो हम यूज करते हैं इस कोफिशिएंट में हम चेंजिंग करके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो मतलब हमें क्या करना है? अपने मन से यहाँ पर हम क्या करेंगे? किसी नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, नंबर का यूज करके देखेंगे, ठीक है, कि आखिर ये बैलेंस हो रहे हैं। यानी हमें क्या करना है? यहाँ पर नंबर का यूज करना है, मतलब नंबर का हीट करना है और हीट करने के बाद केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्राई करना है। ठीक है, यानी नंबर को यहाँ पर पुट करके हीट करेंगे, नंबर को यहाँ पर पुट करके हीट करेंगे और हीट करने के बाद मतलब यहाँ पर नंबर को पुट करने के बाद इसे बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, मतलब हम ट्रायल करेंगे। ठीक है, यानी हीट करेंगे मतलब एटम या कोफिशिएंट को पुट करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट कोफिशिएंट का यूज करके पुट करेंगे यहाँ पर, और पुट करने के बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट को हीट करेंगे और तब बैलेंस करने के लिए ट्राई करेंगे। इसी कारण इसे क्या करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, इतना समय। अब सोचिए, अब इस हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कुछ स्टेप्स है। उस स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है? तो देखिए, वी हैव टू यूज सम फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, यानी वी हैव टू फॉलो द सम फॉलोइंग स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write symbol and molecular formula of reactants and products। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का यूज किया गया है, प्रोडक्ट का यूज किया गया है, उसे हम क्या करेंगे? उसके सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा केस हमें क्या करना है? ध्यान दीजिए, नंबर सेकंड। ठीक है, एक चीज तो हम समझ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नंबर सेकंड क्या कर रहा है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट्री गैस मौजूद है। यहां पर एलिमेंट्री गैस का मतलब क्या है? एलिमेंट्री गैस का मतलब है कि वैसा गैस जो सेम एटम से मिलकर बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, जैसे हाइड्रोजन H2। ठीक है, यानी यहां पर क्या है? सेम एटम्स, दोनों एटम हाइड्रोजन ही है, यानी सेम एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वैसा गैस जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन जो है O2, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का 2 एटम मौजूद है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन है, वो भी क्या है? क्लोरीन एटम से केवल मिलकर बना हुआ है। तो अगर जो है सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री गैस कहते हैं। ठीक है, अब सोचिए, तो अगर कहना है यहाँ पर कि इन ए केमिकल रिएक्शन इफ एनी एलिमेंट्री गैसेस आर प्रेजेंट, अगर कह रहा है यहाँ पर कि इन ए केमिकल रिएक्शन if any elementary gases are present write, ठीक है, write it into their atomic forms, उसे हम क्या करेंगे? उसके एटॉमिक फॉर्म में लिख देंगे।
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट्री गैस मौजूद है तो उस एलिमेंट्री गैस को हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, यानी उसे हम एटम के रूप में इंडिकेट करेंगे। जैसे अगर H2 दिया हुआ है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 2H के फॉर्म में लिखेंगे। अगर O2 होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, 2O के फॉर्म में लिखेंगे, यानी एटॉमिक फॉर्म के रूप में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं एटॉमिक फॉर्म में लिखना। हालांकि ये जो स्टेप है इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है, आप इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि रूल कहता है फॉलो करने के लिए, ठीक है, तो हम फॉलो कर लेंगे। हाँ, तो आखिर सेकंड रूल मेरा क्या कहता है, इसे में है ना, सेकंड रूल मेरा क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्री गैस मौजूद है तो उस एलिमेंट्री गैस को उसके एलिमेंट्री है ना, उसके एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसे हम इसके एटॉमिक फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस हीट एंड कॉइल मेथड का नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, जो देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कह रहा है यहाँ पर कि अगर इस केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल स्पीशीज का सिंपल और मॉलिक्यूलर फॉर्म हम यूज किए हैं, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट दैट केमिकल स्पीशीज, उस केमिकल स्पीशीज को हमें सेलेक्ट करना है which contains maximum number of atoms, ठीक है। अब जो केमिकल स्पीशीज, जो केमिकल इक्वेशन हम लिखे हैं इन द टर्म्स ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा केमिकल स्पीशीज में, कौन से केमिकल स्पीशीज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद है, उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा थर्ड स्टेप क्या कर रहा है कि वी हैव टू सेलेक्ट that chemical species which contains maximum number of atoms, then select that chemical species which contain maximum number of atoms and try to balance it, द केमिकल इक्वेशन, और फिर हम क्या करेंगे, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट दैट केमिकल स्पीशीज व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड स्टार्ट द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अब इसके बाद का जो स्टेप है उसमें क्या होगा, अब सोचिए, ऐसे तो जनरली अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कि केमिकल स्पीशीज का अगर हम यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम केस में, मोस्टली केस में केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हुआ, अगर कह रहा है यहाँ पर कि इफ इट बिकम्स फेल्युअर, अगर ये फेल्युअर हो जाता है, ठीक है, अगर यहां तक का स्टेप जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में फेल्योर हो जाता है, ठीक है, देन वी हैव टू यूज दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम मौजूद होगा, अब हम उसे लेकर क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कर रहे हैं यहां पर कि इफ इट बिकम्स फेल्युअर, अगर कर रहे हैं यहां पर कि इफ इट बिकम्स फेल्युअर, then taking the atom which present in the chemical equation is present in the chemical equation in number of times, in minimum number of times, यानी वैसा एटम जो केमिकल इक्वेशन में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, हम उसका यूज करके क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर फेल्योर हो जाता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, तब हम उस एटम का यूज करेंगे व्हिच प्रेजेंट इन केमिकल इक्वेशन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिए, अब इसके क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद
आपका केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे नंबर नेक्स्ट में, ठीक है, नंबर नेक्स्ट में लास्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में, लास्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस elementary gases, atoms of elementary gases, atoms of elementary gases, ठीक है। यानी लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस एटम्स ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। जिस एलिमेंट्री गैस को हम एटॉमिक फॉर्म में लिखे थे उसे क्या करना है, सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब कर रहे हैं यहां पर बैलेंस करने के बाद, अब कर रहे हैं कि आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद, आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, write the chemical equation into its molecular form, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में वेरीफाई द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, verify the number of atoms of reactant side and product side, अब उसके बाद हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हो जाता है तो बैलेंस होने के बाद उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करने के बाद रिएक्टेंट साइड कितना आइटम्स है, प्रोडक्ट साइड कितना आइटम्स है, उन दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, और इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हीट एंड ट्रायल मेथड को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। अब इस एग्जांपल में, ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने इक्वेशन लिया था KClO3, ये जब हीट किया जाता है, ठीक है, जब KClO3 को हम हीट करते हैं, then it will decompose into, then it will decompose into KCl plus O2। तो ये क्या होता है, KCl के साथ साथ ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन को इसके सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देना है, जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अगर कह रहा है कि when potassium chloride is heated then it will decompose into KCl with the evolution of oxygen gas। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में इंडिकेट कर लेना है, वो हम इंडिकेट कर चुके हैं, ठीक है, जो फॉलो स्टेप फर्स्ट को फॉलो करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा मेरा क्या कह रहा है कि अगर इसमें कोई एलिमेंट्री गैस है तो इस एलिमेंट्री गैस को हमें क्या करना है, उसके एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए KClO3, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि इसे एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, आप बिना एटॉमिक फॉर्म में चेंज किए भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक रूल कहता है तो उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये KCl और प्लस जो O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इस O2 को हम क्या किए, इसके एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। एक चीज केवल याद रखना है कि यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है उस फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है, चेंजिंग कहाँ करना है, उसके कोएफिशिएंट में चेंज करना है, ये हम लोग, ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब KClO3, अब हमें क्या करना है, नंबर नेक्स्ट स्टेप में उस केमिकल स्पीशीज को चूज करना है, सिलेक्ट करना है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि ये जो केमिकल स्पीशीज है इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद है,
है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना एटम है, पोटासियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 एटम है। मतलब इस मॉलिक्यूल में, पोटासियम क्लोराइड के इस मॉलिक्यूल में 5 एटम मौजूद है। ठीक है, इसमें 1 एटम पोटासियम का, 1 एटम क्लोरीन का और 3 एटम जो है ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल 2 एटम है। ठीक है, पोटासियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है। ठीक है, तो यहाँ भी पोटासियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम है जो इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है। ठीक है, जो बैलेंस नहीं है, और इसी एटम को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, अब बैलेंस करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम क्या 2 है यहाँ से हटा के 3 कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज नहीं करना है। यानी ये हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें ऐसा करना है कि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब कैसे बैलेंस करना है यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है O2, अब O2 है तो 2 को 3 हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, अब हमें चेंजिंग करना है, बस इसके कोएफिशिएंट में कुछ चेंजिंग करेंगे। कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब एटम बैलेंस है, केवल ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन की संख्या को ही बैलेंस करना है। तो ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब इसके लिए सबसे इजी तरीका, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर किसी साइड एटम की संख्या ऑड नंबर में आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर में आ रहा है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उस ऑड नंबर वाले को हम क्या करेंगे, इवन नंबर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इवन नंबर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 है, 3 है, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो एटम होगा वो क्या होगा, इवन नंबर में चेंज हो जाएगा, है ना, इवन नंबर में चेंज हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि अगर कोई एटम ऑड नंबर में है तो हम कोशिश करेंगे किसी सुटेबल नंबर का यूज करके उसे इवन नंबर में चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर सुटेबल नंबर सबसे इजी वाला क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस टाइम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या, ये इवन नंबर में चेंज हो गया। अब हम जानते हैं 2 इज द सुटेबल नंबर। ठीक है, जो क्या करेगा, किसी भी ऑड नंबर को इवन में चेंज कर देगा। तो इसी ऑड नंबर को चेंज करने के लिए क्या किया, इवन नंबर का यूज किया। ठीक है, अब ध्यान, अब देखिए इसको बैलेंस करना कितना है, इसे पोटासियम का यहाँ पर 2 एटम, पोटासियम का 2 एटम, यहाँ पोटासियम का 1 एटम, तो हमें क्या करना होगा, पोटासियम को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के, चूंकि इधर 1 एटम 2 एटम है पोटासियम का, यहाँ पर 1 एटम। ठीक है, अब इस 1 एटम को बैलेंस करना है कितना से, क्योंकि यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम। अब इस 1 एटम को हमें क्या करना है, बैलेंस करके 2 करना है। तो 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने में इसको इस तरह से नहीं लिख देंगे K2Cl। हम क्या बताएं, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है, हमें जब भी चेंजिंग करना है कोएफिशिएंट में, तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को चेंज करके 2 कर दिए। अभी कोएफिशिएंट 1 था, 1 को हटाकर हम क्या कर दिए, 2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पोटासियम क्या हो गया, 2 एटम, पोटासियम 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना एटम है, 6 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम। इसको इसके कोएफिशिएंट को हटाकर हम क्या किए, 6 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या हो गया, नंबर एटम बैलेंस हो गया, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके मॉलिक्यूलर इन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर इन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे लास्ट में क्या हो गया मेरा, एटॉमिक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब लास्ट में हम एलिमेंट्री गैस को बैलेंस की। अब बैलेंस करने के बाद जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिकेट करना है। तो देखिए 2KClO3, यहाँ क्या लिखा हुआ है KCl, और इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3O2 के रूप में क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। ये देखिए आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद हम क्या आपको बताया कि दोनों तरफ के नंबर एटम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए पोटासियम का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम। यहाँ देखिए पोटासियम का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम। सो वी कैन से इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक चीज और, इस केमिकल इक्वेशन
ये जो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड और मॉलिक्यूलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए और मॉलिक्यूलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन के रूप में ही किसी केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे, ठीक है। ए केमिकल इक्वेशन इज रिटेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक है। यानी अगर केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिख रहे हैं तो वो केमिकल इक्वेशन में ध्यान रखना होगा, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और मॉलिक्यूलर इन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन और देख लेते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम हीट एंड ट्रायल मेथड को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये हमारा ये आयरन है, इस आयरन का रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ करते हैं तो क्या होगा, स्टीम के साथ करते हैं तो क्या होता है हम जानते हैं, ठीक है। Fe3O4 का फॉर्मेशन होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर भी क्या है, एलिमेंट्री गैस है। इस एलिमेंट्री गैस को हमें क्या करना है, एटॉमिक फॉर्म में लिखना है। चलिए देखिए Fe+H2O फॉर्म क्या है, Fe3O4 प्लस क्या आ जाएगा 2H, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या करता है कि हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द केमिकल स्पीशीज दिस कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो ऑब्वियसली यहां पता चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद है, ठीक है। Fe3O4 मतलब क्या है, यहां पर इसके एक मॉलिक्यूल में 7 एटम मौजूद है, ठीक है। अब सोचिए, अब जब 7 एटम मौजूद है तो हमें इस फार्मूला का यूज करके, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर एटम है, इस फार्मूला का यूज करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर Fe का कितना एटम है, 3 एटम। यहाँ पर Fe का कितना एटम है, केवल 1 एटम। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर Fe3 लिख देंगे, फार्मूला में सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जब भी चेंजिंग करना है इसके कोएफिशिएंट में, तो क्या रहेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर 3 एटम, यहाँ पर भी क्या है, Fe का 3 एटम। ऑक्सीजन का यानी यहाँ पर Fe क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हम क्या बताएं कि जिस केमिकल स्पीशीज को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर एटम है, उसमें जो एटम मौजूद है सबसे पहले हम उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Fe का 3 एटम है, Fe का 3 एटम है। इस 3 एटम को यहाँ क्या किए, क्योंकि यहाँ पर Fe का 3 एटम, यहाँ पर Fe का 1 एटम, 3 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, 3 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान, यहाँ ऑक्सीजन में कितना एटम है, 4 एटम। यहाँ ऑक्सीजन में कितना एटम है, 1 एटम है। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या यहाँ करेंगे, नहीं, यहाँ नहीं करेंगे बल्कि इसके कोएफिशिएंट में करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 4 एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 4 एटम। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करेंगे, इसे बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्या करेंगे, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ नंबर एटम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने पर हम क्या बताएं, केमिकल इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इन फॉर्म लिखना है, ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन इनटू इट्स मॉलिक्यूलर इन फॉर्म, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए 3Fe प्लस 4H2 फॉर्म क्या किया, Fe3O4 प्लस क्या हो जाएगा 4H2 के रूप में, इसे मॉलिक्यूलर इन फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई द नंबर ऑफ एटम्स। Fe की संख्या यहाँ पर कितना है, 3 एटम, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। यहाँ देख लीजिए Fe के एटम की संख्या 3, ऑक्सीजन के एटम की संख्या 4, हाइड्रोजन के एटम की संख्या 8, ठीक है। सो वी कैन से इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी इन दिस वे वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पार्शियल इक्वेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।